हम लोगों को पढ़ना है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट। इसी का ही तो पूरा इम्पोर्टेंट है, इसी का तो पूरा खेल है केमिस्ट्री में। अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गंभीर तरीके से समझना है। कैसे समझना है? गंभीर तरीके से। तो इतने अच्छे सीखना है कि इसके क्वेश्चन तुम लोग कभी भी कैसे भी कर ले जाओ। तो उससे पहले हम तुम्हें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि आखिरकार इसका मतलब होता है कैसा और कैसे हम लोग इसके पता करते हैं। तो चलो इसके बारे में हम तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके देखो वही 3 मेथड हैं। अभी हमने 3 मेथड देखे थे कि नहीं, कि हम लोग किसी भी वेक्टर का एडिशन करते हैं ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, या फिर कॉल करते हैं पॉलीगॉन से। तो यहाँ हमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है एनालिटिकल ट्रीटमेंट में। ये काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक है। तो फिर चलो हम सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ बताते हैं। जैसे मान लो ये कोई गोल गोल पत्थर रखा है। क्या रखा है? पत्थर। गोल गोल पत्थर रखा है। एक आदमी ऐसा खींच रहा है, एक आदमी ऐसा खींच रहा है। मतलब कुछ उसने कहा हम लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स। एक आदमी ऐसा खींच रहा है, इसने कहा हम लगा रहे हैं 150 न्यूटन फोर्स। मतलब खींचो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाओगे क्या? नहीं। तो ये बताओ कि ये वाली जो चीज़ है हो रहा है ना, एक कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। बीच में। अब देखो सुनो, ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, देखना कुछ यहाँ से जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मतलब जो नेट रिजल्टेंट इसका मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। समझ रहा है कि नहीं? इसी चीज़ को हमें निकालना कि कर कितने का हमें रिजल्टेंट मिलेगा। और हमें निकाल लेंगे कि अगर इसके बीच में एंगल कुछ नहीं, मान लो 45 है, 45 नहीं 60 मान लो। तो ये बताएंगे कि यहाँ से कितना दूरी पे मूवमेंट करेगा, कहाँ से क्या जाएगा, कितना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है। तो इसको बस हमें बहुत तरीके से समझना है। तो इसको इतना समझ में आ गया कि हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने वाले ये हैं कि अगर किसी चीज़ पे 2 वेक्टर लगें तो नेट वेक्टर किस साइड आएगा। अभी सिंपल सा हम ऐसे पढ़ रहे थे कि ऐसे ये 2 वेक्टर हैं, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, ये आर वेक्टर आ रहा था। शायद तुम्हें यहाँ कुछ इमेजिन भी नहीं हो रहा होगा कि खैर इसमें करा क्या जा रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ ऐसे कर रहे थे, इसमें शायद कुछ इमेजिन भी नहीं हो रहा कि कर क्या रहे हैं। यहाँ तुम्हें हर चीज़ इमेजिन होने लगेगी आखिरकार हम लोग कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो, अब नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। यहाँ तक किसी कोई समझने वाली बात है? कोई अगर दिक्कत हो तो अभी बता देना है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम है नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस इतना समझ लो कि इसे बहुत ढंग से समझना है। अगर ये बात तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लो आदि तुम्हारे साथ फिजिक्स के क्वेश्चन होने लगेंगे। अभी तक जो तुम लोग नहीं कर पाते थे, अब वो भी तुम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। बाकी पुराने कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा वेक्टर वाला ही काम ज़्यादा नया इन्वॉल्व हो गया है। जैसे हमने मान लिया है कि कल वाला वही डायग्राम है कि हमने कहा एक वेक्टर ये जा रहा है, इसका नाम ए है। वैसे तुम्हें ये बताएं, सबसे बेहतरीन तरीके से पैरेललोग्राम लॉ से समझ में आएगा। कैसे आएगा? पैरेललोग्राम लॉ से। लेकिन फिर भी अब सिलेबस में है और मार्केट में चल रहा है, तो ट्रायंगल लॉ से हम लोग इसकी करते हैं क्या? शुरुआत। तो हम लोग करते हैं इसकी क्या? शुरुआत। तो बोलो हर हर महादेव। तो देखो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। मान लो पहले कुछ ऐसे वेक्टर थे कि नहीं? कल हमने पढ़ाया था एक ऐसा वेक्टर, एक बी वेक्टर। तो हमने कहा था इसका जो टेल है इसके हेड से तुम कनेक्ट कर देना है। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आता है तो वो आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। शायद यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि मान लो हमने इसको थोड़ा ऐसे लिया और हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि अगर तुम ये समझ लो कहीं भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है तो सबसे पहले तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। अब जैसे देखो
अब देखो इन दो वेक्टर में, जैसे इस वेक्टर में देखो ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, तो इसमें एंगल होगा क्या, थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये और रिजल्टेंट में है, इसका नाम हमने मान लिया है बीटा। शायद यहाँ पे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम इनका नामकरण करते हैं। इसका नाम है ओपी, और इसका नाम ओ पी क्यू। अब यहाँ हमने थोड़ा एक्सटेंड करके रखा, तो इसका नाम रख दिया हमने एन, और यहाँ है कुछ ये 90 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एनएलटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है। अब देखो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब अब देखो मेन इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो ओपी है, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की मैग्नीट्यूड ए है। पहला ए हो गया है। हम कहेंगे पी से क्यू क्या है, तुम कहोगे भैया ये बी है। यहाँ तक शायद तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है कि नहीं। और अगर हम तुमसे बोलें क्या ओ क्यू क्या है, ओ क्यू, तुम कहोगे रिजल्टेंट है, तुम कहोगे आर। इतना है। अब तुम्हें ए वाला एंगल मालूम है कि ए वाला एंगल आखिरकार है क्या, तो ए है क्यू पी एन इक्वल टू थीटा। यहाँ तक भी शायद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लगाओ राइट एंगल ट्रायंगल, तुम्हें कहीं दिख रहा है? जी हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल एक देखते हैं, तो ये वाला मान लो एक, देखो तुम्हें एक वाला ए दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए दिख रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, वो वाला दिख रहा होगा, मतलब अंदर वाला है, समझ रहे कि नहीं? ये वाला है अंदर वाला है। इतना शायद तुम्हें आराम से विजुलाइज हो रहा होगा। अगर हम लगाते हैं क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? अब देखो ये थीटा ये है ना, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा देखो कोई बात नहीं, अब इतना याद नहीं होता तो ऐसे करो, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर वो होता है जो थीटा के जस्ट सामने होता है, और हाइपोटेन्यूस होता है जो मतलब सबसे बड़ी साइड होती है। परपेंडिकुलर क्या है तुमने कहा? एन क्यू। और हाइपोटेन्यूस क्या है तुमने कहा? पी क्यू। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें देखना चाहते हैं तो क्यू एन, मतलब एन क्यू या क्यू एन एक ही है बात है। इसका जो इसको जो हम क्या बोलते हैं, हम बोल देंगे बी। यहाँ तक शायद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुम इसको अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो लिखोगे बी साइन थीटा। तो क्यू एन क्या आ गया है? बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में गए होगे? अगर ऐसे सेम टू सेम अगर हम किसके लिए लगा दें, हम लगा दें कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस वो होता है जो एंगल से चिपक के जाए। किससे जाए? एंगल से जो चिपक के जाता है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूस उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये बताओ कि इसमें बेस क्या है? देखो पी एन बेस है ना, तो हमने पी एन लिख लिया है। हाइपोटेन्यूस तो वही पी क्यू है, तो पी क्यू रखेंगे। अब ये पी एन तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन पी क्यू हमारे पास क्या है? वो है बी। तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहोगे तो पी एन इक्वल टू किसके हो गया है? तुम कहोगे बी कॉस थीटा। पी एन हो जाएगा बी कॉस थीटा। यहाँ तक शायद तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तुम क्या लगाओ? अब तुम लगाओ क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो लगेगी वो पता है किस में लगेगी? वो लगेगी इस बड़े वाले ट्रायंगल में। किस में लगेगी? इसमें। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा लिया, ये आर है, ये पी पॉइंट तक है, तो ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक है पी एन, और ए है क्यू, ये है क्यू एन। इतना तुम्हें समझ में आना। अगर हम देखो क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तुम ये कहोगे ओ क्यू स्क्वायर इज
ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। क्या है? एन क्यू का स्क्वायर। शायद यहाँ तुम्हें बहुत ही सिंपल से तरीके समझ में आ गया। अगर हम बोलें कि ओ एन कितने के बराबर होता है, तुम कहोगे ओ एन दो चीज़ों के मिला के बना है, ओ पी प्लस पी एन। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया क्या नहीं? तो अगर हम कहेंगे ओ क्यू को तुम क्या लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो, और ओ एन को लिख दो ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। और एन क्यू को तुम क्या लिख सकते हो? एन क्यू की अभी हमने कुछ देर पहले वैल्यू निकाली थी, तो एन क्यू की जो वैल्यू थी बी cos sin थीटा। हाँ देखो क्यू एन एन क्यू की है तो बी है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओ पी की जो वैल्यू है वो क्या है? ए है। ओ पी की जो वैल्यू है वो ए है। अब यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जो ओ पी की जो वैल्यू है आर, देखो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की जो वैल्यू है वो है ए प्लस पी एन की जो वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो लगाई थी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम ये देखो सिंपल से लॉ लगाते हैं कि अभी तुम जानते होगे कि ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? तुम कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। इतना ही सिंपल सा है। तो इसमें भी कुछ हम ऐसे निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम क्या, x, और इसको मान लेते हैं हम y। तो अगर जब हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो सिंपल सा हमें क्या करना है? हमें करना है ए स्क्वायर प्लस वी कॉस का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक तुम्हें शायद पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तुम्हें बी कॉस स्क्वायर, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा दिख रहा होगा। अभी तो बताते हैं। स्क्वायर प्लस 2ab यहीं लिखे रहने दो और कॉस थीटा प्लस, अभी देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी तुम ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और यहाँ बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन लो तो बी स्क्वायर वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। शायद मुझे नहीं पता है कि तुम लोगों ने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 9th में या 10th में 11th में, जब भी पढ़ोगे तो एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा बायो वाली भी सुन लो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना हो गया मैंने। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू है 1। तो अभी हमारे पास फाइनल आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू होता है इतना। तो हमारे पास फाइनल जो बनी है, हमारे पास हमने बना लिया है कि आर स्क्वायर इक्वल टू होता है, अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि थीटा क्या है। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी है वो बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। और हम तुम सबको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, और हम तुम सबको एक बार बता चुके हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आखिरकार निकालते कैसे हैं। अगर हम तुम्हें क्वेश्चन ये दे दें कि एक वेक्टर ए रहा,
एक वेक्टर ए रहा, देखो सुनो, एक ए वेक्टर ए रहा जिसकी है i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर ए रहा, उसका मान लेते हैं बी वेक्टर ए, और इसका मान लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऐसे निकालोगे, इस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √3। इस जो b का जो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे निकालोगे कि नहीं? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि इतना हो जाता है। अगर मान लो हम एक और दे दें, क्या दे दें, अगर हमें इन दोनों को तुम्हें एंगल दे दें कि इन दोनों के एंगल में कितना है, हम कहेंगे इसकी एंगल है 30, तो तुम आर रिजल्टेंट निकाल लोगे कि आर रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा। मान लो हमने कहा कोई सी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 3i माइनस 4j प्लस 5k, तब भी इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वैसे निकलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस नेगेटिव में परेशान नहीं होकर आखिरकार ये पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगा है, और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सिंपल सा मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं, तो किसी वेक्टर का दिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालेंगे। अब जो तुम्हें रियल मज़ा आएगा, जिसमें तुम्हें ज़्यादा फील होगा, उसका नाम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करोगे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा, कि आखिरकार हम लोग कैसे पता करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये रिजल्टेंट और ए के बीच में, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू हम कैसे पता लगाएं। जैसे मान लो कि हमने कहा था कोई चीज़ ऐसे यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ, मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ, तो हम कितना लगाएं कि ए से कितने एंगल पे दूरी बन रही है, उसका हमें एंगल इसके बारे में निकालना है। क्या निकालना? हमें ये एंगल निकालना है कि इतना एंगल कौन सा होगा। तो दिल थाम के बैठिए जनाब, हम लोग कुछ नया कारनामा करने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आर, जैसे देखो सुनो, अब हमारे पास जो बेसिकली आ रहा है, क्या आ रहा है कि हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल है, ऐसे मान, तो ये मानो बीटा, हमें मान लो ए वाला एंगल निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है कि ये वाला है हमारे पास, और ये वाला गिवन है। ये इसकी हेल्प से हम इसलिए नहीं निकालें ताकि ये तो हमने निकाला ही है। तो हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस जब गिवन है तो क्या यूज़ करते हो? पाइथागोरस तो करते हो, लेकिन तब करते हैं टेन थीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ हम आते हैं कि आखिरकार टेन बीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर जो है वो है QN है, और बेस क्या है? बेस है ON। और ON को अगर हम पूरा तोड़ मरोड़ के देखते हैं तो हमारे पास अचीव ये हो जाएगा कि QN की जो वैल्यू है, वो QN की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी B साइन थीटा, और ON को अगर हम तोड़ते हैं तो OP प्लस PN नहीं, इसको यहाँ B साइन थीटा। OP कितना है? OP जो है वो A है प्लस, और PN क्या है? PN तुम्हारे पास है B cos थीटा। तो आई थिंक तुम्हें इसके हिसाब से ये आ गया होगा 10 बीटा। अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगर हम निकालना चाहते, देखो B साइन थीटा अपॉन OP प्लस PN, B साइन थीटा इक्वल टू A प्लस B cos थीटा। तो अगर तुम निकाल बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ क्या? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आए तो पैरेललोग्राम लॉ में बहुत जल्दी समझ में आएगा।